हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे और सबकी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। देखिए, यूपीएसआई का एग्ज़ाम सिर्फ पढ़कर क्लियर नहीं होता। उसके लिए आपको समझना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस क्लास में हम ना सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बल्कि ये भी देखेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, हमें गलतियाँ कम से कम कैसे करनी है, हमें अपना टाइम कैसे सेव करना है। देखिए, मैंने खुद मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किए हैं और जैसा मैंने पढ़ा है, जैसा मैंने पर्सनल अपने एग्जाम हॉल में एक्सपीरियंस किया है, मैं उसी एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ और साथ ही साथ बताने वाला हूँ कि एग्जाम में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे उसको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करना है उसका। ठीक है, तो आप सब कॉपी पेन लेके बैठिए और बिना किसी देरी के हम आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पहले खुद भी क्वेश्चन करने का ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए ट्रक 1600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर। हाउ many seconds will it take to cross a 1500 meter long train running in the same direction at a speed of 82 किलोमीटर पर आवर। 1600 मीटर लंबा एक ट्रक 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। उसी दिशा में 82 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 1500 मीटर लंबी ट्रेन को पार करने में उसे कितना सेकंड का समय लगेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है कि यदि दो वाहन या फिर दो व्हीकल अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड हमेशा उन दोनों का डिफरेंस होती है। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ पता भी होगी। लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। मैं आपको ये डायग्राम के अकॉर्डिंग भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए ये ट्रक है, ठीक है, और ये वो ट्रेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं पीछे। ट्रक की लेंथ कितनी है? 1600 मीटर। और ट्रेन की लेंथ कितनी है? 1500 मीटर। तो आप देखेंगे ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं तो इस ट्रक को, इस ट्रेन को पार करने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसे कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? 1600 तो इसको अपनी लेंथ चलनी पड़ेगी और 1500 इस ट्रेन की लेंथ चलनी पड़ेगी। तो 1600 प्लस 1500 मतलब टोटल इसको 3100 मीटर चलनी पड़ेगी। लेकिन ट्रक की स्पीड कितनी है? 112 किलोमीटर पर घंटा। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 82 किलोमीटर पर घंटा। तो क्या ये ट्रक इस ट्रेन को 112 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से क्रॉस करेगा? नहीं। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जैसे जैसे ये ट्रक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तो ट्रेन भी आगे बढ़ेगी ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ट्रक एकदम से ट्रेन को पार कर देगा, क्योंकि ट्रेन भी तो साथ साथ चल रही है ना। तो अगर ट्रेन साथ साथ चल रही है तो ट्रक की स्पीड पे फर्क पड़ेगा। कितना फर्क पड़ेगा? उसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। तो 112 माइनस 82, ठीक है, टोटल कितना आएगा? 30। तो मतलब जो इनकी रिलेटिव स्पीड होगी वो होगी 30 किलोमीटर पर घंटा। मतलब अगर ट्रेन और ट्रक दोनों चल रहे हैं तो ट्रक 30 किलोमीटर पर घंटा की इफेक्टिव चाल से चल रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अब हमें क्या निकालना है? उसे कितने सेकंड का समय लगेगा। हमें निकालना है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता क्या है? टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस अभी हमने पीछे निकाली, कितनी थी? 3100 मीटर। और स्पीड हमने अभी निकाली, इफेक्टिव स्पीड कितनी आई? 30 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन हमसे तो सेकंड में पूछा है और स्पीड है हमारी किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं? 5/18 से। तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 10 से 10 गया, 3 से 18 गया 6 बार, और 5 से 310 गया 62 बार। ठीक है, 62 इंटू 2, 6 दूनी 12, 6 छंग 36 और 37।
372 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी चीज बता देता हूँ कि अगर 5 से आपको किसी भी संख्या को काटना है और उसके लास्ट में एक जीरो दिया हुआ है, तो ज्यादा नहीं सोचना, सीधा लास्ट में जीरो के अलावा जो बाकी के 2 डिजिट हैं सीधा उनका डबल कर दो। इससे क्या आपका थोड़ा सा टाइम बचेगा। जैसे मैंने 5 से 310 को काटा तो जीरो को इग्नोर करो और 61 का डायरेक्ट 31 का डायरेक्ट डबल कर दो 62। ठीक है, आगे चलेंगे। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 0.9, 0.48 एंड 0.525। ठीक है, 0.9, 0.48 और 0.525 का में से ज्ञात कीजिए। में से मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रही हो। ठीक, अगर हमको सिंपल नॉर्मल टर्म्स देता जैसे 10, 15, 20, तो हमको सीधा देख के बता सकते हैं कि 5 है इसका एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर हमको टर्म दी है पॉइंट्स में, और पॉइंट्स में भी यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है। तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज तो ये करेंगे, इन सबके डिनोमिनेटर में बराबर नंबर लाएंगे। वो कैसे? जैसे 0.525 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 525 अपॉन 1000? ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये 0.48 है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 48 अपॉन 100? लेकिन यहाँ पे 1000 है तो इसको 1000 बना लूँ, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे क्या है 0.9, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ 9/10। और अगर मुझे नीचे 1000 बनाना है तो यहाँ पे 1000 लगा दूंगा और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 2 जीरो। आई होप इतनी चीज यहाँ तक सबको समझ में आई होगी। अब फ्रैक्शन में लैसे और मैसे निकालने का क्या फंडा है? देखिए, बिल्कुल ही सिंपल है। अगर फ्रैक्शन में दिया है, आपको बोला है कि आपको एलसीएम निकालना है फ्रैक्शन का, तो फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर है उसका आप एलसीएम निकाल देंगे और जो डिनोमिनेटर है उसका आप एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक, लेकिन अगर आपको बोला है फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालने का, तो इसके लिए भी बहुत आसान है, सीधा इसका उल्टा कर देंगे। नोमिनेटर का एचसीएफ निकाल देंगे, मतलब अंश का, और हर का निकाल देंगे एलसीएम। ठीक, खाली इतना सिंपल फंडा है। यहाँ पे हमसे क्या निकालने बोला है? में से, मतलब एचसीएफ। तो हम ऊपर वालों का में से निकाल देंगे और नीचे वालों का ले से निकाल देंगे। ठीक है, तो इतना तो हमें पता है, नीचे सेम डिजिट है तो नीचे वाले का एलसीएम तो 1000 ही आ जाएगा। अब ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आएगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ तो 5 तो मेरे को दिख ही रहा है। ठीक, 5 तो आना ही आना है। ठीक है, 5 आना ही आना है। उसके बाद 2 यहाँ पे आ सकता है, 2 यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे नहीं आ सकता। मैं 3 चेक करता हूँ, 5 5 10 2 12, 8 4 12 और 9, 3 भी यहाँ पर आ सकता है। क्या उसके अलावा कुछ और यहाँ से कॉमन आ सकता है? मान लो यहाँ से मैंने 5 और 3 ले लिया, तो कितना आ गया? यहाँ पे बचा 60। तो 60 यहाँ तो आ जाएगा, 12 से ये तो कट जाएगा, 4 3, पर ये फिर भी नहीं कटेगा। इसका मतलब इसके अलावा इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता है। ठीक है, तो 5 से हम 1000 को काट देंगे 200 बार, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/200। ठीक है, आई होप यहाँ पर ये चीज़ सबको समझ में आई होगी और आसानी से समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 liters were taken out from a vessel full of mango juice and filled with water. This process is repeated 3 more times. The ratio of the quantity of mango juice left in the vessel to the total solution is 16:81. How much mango juice was there in the vessel initially? आम के रस से भरे एक बर्तन में 8 लीटर निकालकर उसमें पानी भर दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार और की जाती है। बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:81 है। आरंभ में बर्तन में आम का कितना रस था? ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कि मान लिया शुरू में आम का रस ए था। ठीक, ए था,
अब उसमें से कुछ निकाल लिया तो कितना बचा, बी बचा। ठीक है, अब बी बचा, जब उसने बोला कि 8 लीटर निकाल लिया तो कितना बचा, बी। लेकिन फिर से पानी डाल दिया, जितना निकालना था उतना पानी डाल दिया, तो क्वांटिटी तो फिर से ए हो गई, तो यहाँ फिर से ए आ गया। फिर से कुछ निकाल लिया, फिर से बी बचा। फिर से कुछ डाल दिया होगा तो वो ए हो गया होगा, कुछ निकाल लिया होगा तो बी बचा होगा। फिर से डाल दिया होगा तो ए हुआ होगा, कुछ निकाल लिया होगा तो क्या बचा होगा, बी। ठीक है, अगर हम इन चारों की मल्टीप्लाई करें, अब देखेंगे तो ये सक्सेसिव मेथड ही बन गया। ये सक्सेसिव मेथड ही है। ये ए की पावर 4 हो गई, और ये कितनी हो गई, बी की पावर 4। ये क्या है, ये है कुल घोल जो शुरू में था। ठीक है, कुल घोल लिख दूं या मिक्सचर लिख दूं, चलिए घोल लिख देता हूँ, कुल घोल। ठीक है, ये कुल घोल हो गया। और ये बी की पावर 4 क्या है, यहाँ पे कुल था, फिर हमने इसमें से कुछ निकाल लिया था, तो ये यहाँ पे कुछ बचा था। ठीक है, तो ये हुआ कुछ जो बचा था, क्या बचा था, कुछ आम का रस बचा ही होगा। तो ये जो आम का रस बचता है, ये वो है, ये है बचा हुआ मैंगो जूस या आम का रस। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुल घोल क्या है, ए की पावर 4, और बचा हुआ आम का रस क्या है, बी की पावर 4। तो इसको मैं ऐसे लिख लूँ, ए की पावर 4 अपॉन बी की पावर 4। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो कुल घोल कितना है, 81। ठीक, और कुल बचे हुए आम का रस कितना है, 16। तो आप क्या इसे डायरेक्ट देख पा रहे हैं कि ये 3 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 4 है। ठीक, देख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये 4 से ये 4 चला जाएगा, ये 4 से ये 4 चला जाएगा। ठीक, तो ए रेशियो भी आपका कितना आ गया, 3:2। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या था हमारा ए कुल घोल, मतलब शुरू में कितना घोल था, 3, बाद में कितना बचा, 2। 2 क्यों बचा, क्योंकि 1 यूनिट हमने निकाल लिया था, इसलिए हमारा 2 यूनिट बचा। ठीक है, लेकिन हमने सवाल के अकॉर्डिंग कितने लीटर निकाला था, 8 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 8। उसने हमसे क्या पूछा है, आरंभ में बर्तन में कितना आम का रस था, तो कितना आम का रस था, 3 यूनिट। 1 यूनिट हो गए 8, तो 3 यूनिट कितने हो गए, 8 × 3 कितने हो गए, 24 लीटर। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर 24 हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, A lent a part of 26,200 to X at 10% simple interest rate, yet rest to Y at 5% at simple interest. After 4 years, he got an amount of 34,060 in total. Then what is the amount lent to Y? ठीक है, ए 10% साधारण ब्याज पर एक्स को 26,200 का एक हिस्सा उधार देता है, शेष हिस्से को 5% साधारण ब्याज पर वाई को उधार देता है। 4 वर्षों के बाद उसे कुल 34,060 की राशि प्राप्त होती है, तो बाई को कितनी राशि उधार दी गई। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि उसके पास टोटल कितना था अमाउंट, मनी कितनी थी उसके पास, टोटल टोटल थे उसके पास 26,200। ठीक, कुछ पार्ट उसने ए को दिया, कुछ पार्ट उसने बी को दिया, सॉरी ए बी नहीं है, एक्स वाई है, कुछ उसने एक्स को दिया, कुछ उसने वाई को दिया। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, एक्स को उतने उसने कितने परसेंट रेट पे दिया, 10% पे। वाई को उसने कितने परसेंट रेट पे दिया, 5% रेट पे। ठीक, कितने साल के लिए दिया एक्स को, 4। वाई को कितने साल के लिए दिया, 4 साल के लिए। तो एक्स पे टोटल कितने परसेंट ब्याज मिलेगा, 40%। वाई पे टोटल कितने परसेंट का ब्याज मिलेगा, 20%। तो आप क्या एक चीज देख पा रहे हैं, क्या मैं इस 40 को 20 प्लस 20% लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप ये चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि एक्स पे भी 20% का ब्याज मिला और वाई पे भी 20% का ब्याज मिला। इसका मतलब ओवरऑल पे 20% का ब्याज तो मिला ही है, उस पे एक्स का 20% और एक्स्ट्रा मिला है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अगर हम
26,200 का 20% निकालें, मतलब 1/5, तो कितना आएगा? 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×4 = 20 और जीरो। तो इतना ब्याज आता अगर एक्स और वाई पर खाली 20% का ब्याज जाता। लेकिन उसको टोटल ब्याज कितना मिला है? 34064। यह हो गया टोटल अमाउंट। 26200, यह हो गया टोटल प्रिंसिपल। 0, 6, 8, 13 में से 6 गए, 7। टोटल उसको इतना ब्याज मिला है। ठीक है, टोटल इतना मिला है और 20% ब्याज मिलता तो इतना मिलता। ठीक है, उसको कितना एक्स्ट्रा मिला है, तो इसमें से अगर मैं 5240 घटा दूं तो ये आ गया 2620। इतनी बात समझ आती है? ये इसको 2620 एक्स्ट्रा क्यों मिला? ये एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि हमने अभी x का 20% तो जोड़ा ही नहीं। समझ आई बात? हमने x का 20% अभी जोड़ा ही नहीं। तो अगर हम x के, इसका मतलब ये x के 20% की वैल्यू हुई, मतलब x का 1/5 कितना हुआ? 2620। तो x कितना हुआ, इसकी गुणा हम कर दे 5 से। 500, 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगाई, 26×5 = 30 और 131। ठीक, तो y की वैल्यू कितनी हुई? टोटल कितना है? 26200। 26200 में से अगर हम 13100 घटाएं तो सीधा दिख रहा है कि ये भी 13100 आएगा। इसका मतलब, इसका मतलब ये होता है कि x और y को उसने बराबर बराबर राशि उधार दी थी। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। अगर आप चाहें या आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छा क्लियर है तो आप एक चीज देखेंगे कि उसको टोटल कितना ब्याज मिला 4 साल में। 4 साल में उसको ब्याज मिला 7860। तो ये जो 7860 है, ये 26200 का कितने परसेंट है? तो मैं यहाँ पे परसेंटेज निकाल दूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक, ये हो गया 131। अगर मैंने 2 से काट दिया, ये हो गया 3930। ठीक है, यहाँ सीधा दिख रहा है 3 बार जाएगा। 131 से 393 3 बार गया, ये आ गया 30%। तो इसका मतलब उसको ओवरऑल 30% ब्याज मिला। अगर हम एलिगेशन लगाएं तो 10% का ब्याज मिला इस पे 4 साल में, कितने परसेंट? 40%। 5% का ब्याज मिला इस पे 4 साल में, कितने परसेंट? 20%। ओवरऑल कितने परसेंट मिला? 30%। ठीक है, ये x की बात चल रही है, ये y की बात चल रही है। 40 में से 30 गए 10, 30 में से 20 गए 10। क्या रेशो आ गया ये? 1:1। 1:1 का क्या मतलब है? आधा एक x को मिला, आधा y को मिला। तो आप चाहे तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, करने का ट्राई करेंगे खुद से पहले। The sides of a triangular park are 35 meter, 53 meter and 66 meter. The cost of leveling the park at the rate of 9.25 मीटर स्क्वायर इज। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 35, 53 और 66 मीटर है। अगर 9.25 मीटर पर मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत कितनी होगी? ठीक है, मान लिया ये एक पार्क है, ट्रायंगल टाइप है, ये 35 है, ये 53 है, ये 66 है। ठीक है, इसको समतल करना है ऐसे, ये ऐसे करके पूरा मिट्टी भर के इसको समतल करना है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर कितने का है? 9.25 का। तो टोटल कितने रुपए लगेंगे? तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी जगह में मिट्टी भरनी है। वो कितनी जगह में मिट्टी भरनी है, इसके लिए हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ना तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, ये सिंपल विषमबाहु त्रिभुज त्रिभुज है। इसका मतलब हमें यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। कुछ बच्चों को हीरोन्स आता होगा, कुछ बच्चों को नहीं आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं जल्दी से बता देता हूँ। हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? एस अंडर रूट एस, नहीं यहाँ पे एस नहीं होता, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी क्या है? ट्राइंगल की तीनों भुजाएं। और एस क्या है? एस होता है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब
संपूर्ण परिमाप का आधा। और संपूर्ण परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो पहले हम परिमाप निकाल लें। परिमाप मतलब पेरीमीटर। 35 प्लस 53 प्लस 66, ठीक। 6 3 9 5 14 का 4 हासिल लगा 1, 6 6 12 और 3 15, ठीक है। अगर ये हो गया परिमाप। अगर हम निकालना है हमें हाफ पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर निकालना है, या फिर इसको सेमी पेरीमीटर भी बोल देते हैं। कितना आया? 77, ठीक। अब हमारे पास 77 आ गया, तो हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दें? बिल्कुल। अंडर रूट 77 इंटू, क्या मैं डायरेक्ट एस में से ए घटा दूं? तो 77 में से अगर 35 गए तो 7 में से 5 गए 2, 7 में से 3 गए 4, 42। एस में से बी गए तो 7 में से 3 गए 4, 7 में से 5 गए 2, ठीक है। एस में से सी गए तो 11, ठीक है। अब रूट में है तो हम इनकी जल्दी से जल्दी पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे हम एक वैल्यू बाहर निकाल सकें। ये हो गया 11 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 11, ठीक। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, 11 से 11 का पेयर बन गया, 7 से 7 का पेयर बन गया, 6 से 6 का पेयर बन गया। वो 4 तो अपने आप में कंप्लीट स्क्वायर ही है, 2 इंटू 2। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे निकाल लूँ? एक 11 आ गया बाहर, एक 7 आ गया बाहर, एक 6 आ गया बाहर और एक 2 आ गया बाहर, ठीक है। ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। हालांकि एग्जाम में आपको ये सब तो बहुत कम ही करना था, या ना के बराबर करना था। सीधा आपको यहाँ से क्वेश्चन शुरू करना था, ये भी नहीं करना था। ये तो खाली मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ठीक है। 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84, 84 इंटू 11 84, 84, 4 8 4 12 का दो हासिल लगाए 924, ठीक है। तो एरिया कितना आ गया? एरिया इज इक्वल टू 924 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो लागत हमारी कितनी आ जाएगी? कॉस्ट हमारी आ जाएगी, कॉस्ट हमारी आएगी 924 इंटू 9.25 को ईजी करके मैं क्या लिख सकता हूँ? 9 सही 1/4, या 9 चौक 36 और 1 37/4, 37/4, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ मैं ऐसे? क्योंकि मैं यहाँ से 4 से इसको काट दूंगा ना, 4 से 92 कितनी बार जाएगा मुझे डायरेक्ट पता है, 23 बार जाएगा। और 4 से 4 एक बार जाएगा। 231 इंटू 37, 231 इंटू 37, ठीक है। 7 एकम 7, 23 सत्ते 161, 3 एकम 3, 23 तिया 69, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 7, 3 और 1 4, 9 6 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 1 7 और 1 8, 8547, ठीक है। ऑप्शन बी। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छे लेवल की है, या आपको थोड़ा अच्छे लेवल की कैलकुलेशन मतलब आती है, तो मैं एक चीज़ बताऊं आपको। ये 9.25 दे रखा है, आपको पता ही है कि लास्ट में 9.25 से मल्टीप्लाई करना है। तो वन काइंड ऑफ 925 से मल्टीप्लाई अगर आपको करना ही है, तो आप देखेंगे कि 25 से 1000 कितनी बार जाता है? 40 बार। ये तो बेसिक है, पता होगा। लेकिन इसमें से 75 कम है, तो 75 25 से कितनी बार जा रहा है? 3 बार। 3 बार जा रहा है तो मतलब कितनी बार ये 925 जाएगा? 37 बार। तो लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है, या आपको लगता है एग्जाम में इतना टाइम है आपके पास, तो यहाँ से आप 37 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ 7 एकम 7 था, यूनिट डिजिट 7 आ रहा था, तो यहाँ से बिना ये सब मल्टीप्लाई किए बिना भी यूनिट डिजिट 60 देख के आंसर लगा सकते थे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। ए मोबाइल इज सोल्ड एट 15,825 at a loss of 25%. What would have been the actual profit or loss percent on it if it had been sold for 25,320? 25% की हानि पर 15,825 में एक मोबाइल बेचा जाता है। यदि इसे 25,320 में बेचा जाता, तो इस पर वास्तविक लाभ या हानि कितने प्रतिशत होती? तो कुछ बच्चे इसको कैसे करने का ट्राई करेंगे। पहले वो देखेंगे कि 25% की हानि पर बेचा है, तो इसका मतलब ये 75% की वैल्यू है। कितनी है? 15,825, ठीक है। तो वो क्या क्या करेंगे, यहाँ से पहले 100% की वैल्यू निकालेंगे। 15,825
75 गुणा 100। ठीक, फिर यहाँ से जो भी वैल्यू आ जाएगी फिर उससे देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा या कम है, और जिस हिसाब से ज़्यादा या कम होगा उस हिसाब से उसका परसेंटेज निकालेंगे। लेकिन आपको इतना सब नहीं करना है। आपको मैं बताऊं, आप इसका उल्टा सोचिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर 25% की हानि पर बेचा, इसका क्या मतलब है? 15,825 की वैल्यू 75% है। ठीक है, 15,825 रुपये 75% के बराबर है। इसका मतलब 1 रुपया कितने परसेंट के बराबर है? 75/15,825 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो मैं पूछ रहा हूँ कि 25,320 रुपये कितने परसेंट के बराबर है? तो 75/15,825 इंटू 25,320 इतने परसेंट के बराबर होंगे 25,320 रुपये। तो क्या मैं कोई कैलकुलेशन कर लूँ? ठीक है, ये 25 से जा रहा है, 25 से 75, ये भी 25 से जाएगा क्योंकि लास्ट दो डिजिट 25 से जा रहे हैं। 25 छक्का 150, 8 और 2 82, 25 तिया 75, बचा 7 और 75, फिर हो गया 25 तिया 75। ठीक, ये 3 से पूरा जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, अब ये 211, अब ये हो सकता है 211 से इससे पूरा जा रहा हो या फिर कितना भी जा रहा हो, एक बार करके देखते हैं। 211 25320, एक बार अगर मैं करूं तो 211, ये आ गया 2 4 2। तो क्या ये पूरा जा रहा है? 2 बार बिल्कुल पूरा जा रहा है। 422 और जीरो का, इस जीरो का आ गया ये जीरो। तो इससे ये कितनी बार जा रहा है? 120 बार। ठीक, इसका मतलब क्या है? 15,825 की वैल्यू क्या थी? 75%। तो 25,320 की वैल्यू कितनी है? 120%। 120% का क्या मतलब है? 100% तो सीपी होता है, 120% का मतलब है 20% इस पे हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, और मैं एक चीज और भी बता दूं कि ये खाली मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिखा है। अगर मेरे सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में आए या आपके सामने एग्जाम में आए तो करना सिर्फ इतना ही है कि ये 75 की वैल्यू है 15,825, तो 25,320 की वैल्यू कितनी होगी? सिर्फ एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। चलो, A can do a piece of work in 94 days, B can do in 141 days, and C can do the same work in 188 days. If on the first day A work alone and on the second day B and C work together, and on the third day A and C work together, if they repeat the cycle, in how many days total work can be completed? मतलब ए 94 दिन में करता है, बी 141 दिन में करता है, सी 188 दिन में करता है। पहले दिन ए अकेला आएगा, दूसरे दिन बी और सी साथ में आएंगे, तीसरे दिन ए और सी साथ में आएंगे, और इसी तरह से यह साइकिल चलती रहेगी जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाएगा। तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, कुछ बच्चे तो यहीं पर डर जाएंगे कि यहाँ 94, 141, 188 इनका एलसीएम कैसे लेंगे। तो मैं एक सिंपल चीज आपको बता दूं, ए बी सी, ये इसका जैसे 94 है, इसका है 141, इसका होगा 188। ठीक है, तो एग्जामिनर इतना तो दयालु, मतलब इतना तो काइंड होता ही है कि इतनी भारी संख्या तो नहीं देगा कि प्राइम ही नंबर दे दिया आपको, क्योंकि उसको पता है बच्चे को और सवाल भी करने हैं। इसमें थोड़ा सा कैच ये है कि आपको थोड़ा सा देखना है, सबसे कमजोर यहाँ पे है, इसको पकड़ लो, सबसे कमजोर यही है ना। इसको देखो ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है और 47 से कट रहा है। तो 2 से तो ये नहीं कटेगा, मतलब 2 तो आएगा नहीं। तो ये 47 से कट रहा है, तो क्या पता ये 47 से कट रहा हो। कट रहा है 47 दिया, क्या पता है 47 से कट रहा हो। कट रहा है 47 इंटू 4। तो मैं यहाँ से क्या 47 निकाल लूँ? अगर मैं यहाँ से 47 निकाल लूँ तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 4। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गई होगी। अब आप देखेंगे कि यहाँ से मैंने 47 निकाल लिया और यहाँ पे 47 मैंने रख दिया। अब मैं इन तीनों का एलसीएम ले सकता हूँ। इन तीनों को तो निकालना आसान है, इन तीनों को निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ठीक, इन तीनों का एलसीएम निकाल लिया, 12 आ गया। तो ये तो क्या था? इनके एक तरह से टाइम का रेशियो। अब हम किस चीज का रेशियो लिख रहे हैं? एफिशिएंसी का। 2 से 12 6 बार गया, 3 से 12 4 बार गया, 4 से 12 3 बार गया। तो ये आ गया हमारी एफिशिएंसी का रेशियो। इतनी आराम से आप निकाल सकते थे। ठीक है, और ये आ गया हमारा टोटल वर्क। 12 सत्ते 84 का 4 हासिल लगे 8, 12 चौक 48 और 8
56। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में उसने साइकिल क्या बोली, पहले दिन में ए अकेले आया, तो फर्स्ट डे में ए आया, कितना काम करेगा ए, 6। सेकेंड डे में बी और सी आए, बी प्लस सी, कितना काम करेंगे, बी और सी कितना काम करेंगे, 4 और 3 7। ठीक है। तीसरे दिन में ए और सी आए, ए प्लस सी, कितना काम करेंगे, 6 3 9। ठीक। अगर आप तीन, क्योंकि यहाँ पे साइकिल पूरी हो रही है, फिर से वापस से आएगा, फिर से बी प्लस सी, फिर से ए प्लस सी, तो हम 3 दिन में टोटल हुआ वर्क निकाल लेंगे तो कितना वर्क आएगा, 9 और 7 16 और 6 22। ठीक है। इसका मतलब 3 दिन में टोटल 22 वर्क होगा। ठीक है। अब हमें बार बार गिनने की जरूरत नहीं है, हम इन 3 दिन के हिसाब से 30 दिन का या 300 दिन का या 3 के मल्टीपल में किसी भी दिन का वर्क, कितने भी दिन का वर्क निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 दिन का 22 है, 30 दिन का कितना हो जाएगा, 220। लेकिन हमें तो 564 वर्क करना है, मतलब अभी तो बहुत दूर है। ठीक है। अगर हम 60 दिन का कर दे तो 60 दिन का वर्क कितना हो जाएगा भाई, 440। ठीक है। अभी भी काफी दूर है, अभी भी काफी दूर है। अगर हम, ठीक है, जैसे 3 दिन का 22 था, तो 3 पंजे 15, 5 दिन का वर्क और जोड़ दे तो, सॉरी 15 दिन का वर्क और जोड़ दे तो, जैसे 30 दिन का 220 था, तो 15 दिन का कितना होगा, 110 होगा। तो टोटल 75 दिन में कितना काम हो गया, 75 दिन में आपका काम हो गया 550। ठीक है। 75 दिन में इतना काम हो गया। लेकिन देखो आप, 75 दिन के बाद भी अभी 14 काम बचा हुआ है। इसका मतलब जो भी आंसर होगा 75 से काफी बड़ा होगा। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, ज्यादा कोई झंझट लिए बिना यहाँ पे क्लिक कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा करा देता हूँ। ठीक है। अब ये 75 दिन में कितना काम हुआ, 550। लेकिन अब 3 दिन, 75 दिन पूरे हो गए, 550 वर्क हो गया, इसका मतलब यहाँ पे साइकिल पूरी हो गई। अब 76वें दिन फिर से कौन आएगा, ए, 6 काम करके जाएगा, 556 हो जाएंगे। 77वें दिन कौन आएगा, बी प्लस सी, कितना काम करके जाएंगे, 7 काम करके जाएंगे, 563 काम हो जाएगा। ठीक है। 78वें दिन कौन आएगा, ए प्लस सी, 9 काम करके जाएंगे, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा। इतना तो नहीं करना ना, हमें खाली एक काम और करना है, तो 77 दिन तो हमारे पूरे लग गए। और ये जो एक काम है, इसको करने में बी, सॉरी, इसको करने में ए प्लस सी को कितना टाइम लगेगा, एक काम को करेंगे 9 की एफिशिएंसी से, तो 77 दिन तो पहले लग गए, बचा हुआ एक काम 9 की एफिशिएंसी से करना है, तो टोटल ये हमारा टाइम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कंप्लीट करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट करेंगे। A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for 3480, then how much profit is the profit percentage? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% हानि पर बेचा। यदि वह उसे 960 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वह वस्तु को 3840 रुपये में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। अभी अगर आप इस चीज, इसको सवाल को ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग लगभग उसी कॉन्सेप्ट का बेस है जो अभी मैंने आपको एक दो सवाल पीछे कराया था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कैसे, तो अभी समझेंगे। ये देखिए, पहले कितनी हानि हो रही थी, 18%। कितना लाभ हो गया, 12%। सॉरी, कितना लाभ हो गया, 12%। तो ओवरऑल कितना फर्क आ गया, 18% की हानि, 12% का लाभ हो गया। इसका मतलब -18 से ये यहाँ पे जीरो है, मान लो ये लाइन है प्लस, यहाँ पे +12 पे आ गया, तो कितना इसने रिकवर करा, 18 से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से 12 तक गया, मतलब 30% इसने रिकवर कर लिया। ठीक है। उस 30% की वैल्यू दी है इसने 960, मतलब 960 रुपए। ठीक है। तो इसने हमें बोला है कि यदि वस्तु को 3840 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना है। अब हमें एक चीज समझ में आ गई कि 30% की वैल्यू 960 है, या मैं इसका उल्टा बोल रहा हूं तो 960 रुपए की वैल्यू 30% है।
960 रुपए की वैल्यू 30% है, तो 3840 रुपए की वैल्यू कितने परसेंट होगी? ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 से 96 कितनी बार गया? 32 बार। ठीक है, हालांकि मेरे को तो डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है कि 32 एकम 32, 6 बचेगा, 32 दूनी 64, लेकिन मैं काट के दिखा देता हूँ। 8 चौक 32, 4 से काट दिया, 4 नम 36, 4 छंग 0 0, 8 से 96 गया, 12 बार, जीरो का लगा दिया जीरो। इसका मतलब 3840 की वैल्यू है 120%। 120% का मतलब यह है कि 100 रुपए तो 100% तो वस्तु का सीपी ही होगा और 20% का उसे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, खाली आपको इतना ही एग्जाम में करना था, यही है एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच। अगर आप इतना करेंगे तभी एग्जाम में आप अच्छा खासा टाइम बचा पाएंगे, और जो आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे ही क्वेश्चन आप टाइम बचा के कर सकते हैं। आप 5 सवाल या 10 सवाल में जितना टाइम बचाएंगे, उसको आगे जाके किसी सवाल में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन ऐसे रखता है जिससे बच्चों का टाइम वेस्ट हो। तो बाकी क्वेश्चन से टाइम बचा के हमें अपना टाइम उस क्वेश्चन पे लगाना है। ठीक है, आगे चलेंगे। How many 5-digit numbers can be formed using the number 0 to 9 if no digit is repeated? 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ठीक है, 5 अंकों की बनानी है ना, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितनी संख्याएं लेनी है? 0 से 9। अगर आपको 5 अंकों की संख्या बनानी है, ABCDE, मान लिया ये 5 अंकों की संख्या है, तो आप मुझे बताएंगे इस ए की जगह पे हम कितने डिजिट रख सकते हैं? ये टोटल यहाँ पे 10 संख्याएं हैं। ठीक है, हम ए की जगह पे यहाँ पे कितने डिजिट रख सकते हैं? 10। 10 रख सकते हैं? नहीं। कितने रख सकते हैं? 9। 9 क्यों रख सकते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे जीरो नहीं रख सकते। अगर हमने जीरो यहाँ पे रख दिया तो वो संख्या 4 डिजिट की हो जाएगी, क्योंकि जीरो आगे रखने से कोई फायदा ही नहीं है, जीरो आगे रखने से वो काउंट नहीं होता ना। तो ये संख्या फिर 4 डिजिट की हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर, ये यहाँ पे लिख लें ABCDE, यहाँ पर कितने डिजिट लिख सकते हैं? 9। ठीक है, उसने क्या बोला है? अंक को दोहराया ना जाए, ये बात हम ध्यान में रखेंगे, दोहराना नहीं है। ठीक है, अब बी की जगह पे कितने डिजिट आ सकते हैं? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 10 आ सकते हैं, यहाँ ठीक है, सही बात है, यहाँ पे 10 आ सकते हैं, लेकिन हमने एक डिजिट पहले ले लिया है। अब इन 9 में से वो डिजिट, इन 9 नंबर में कोई सा भी डिजिट हो सकता है, वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से कोई भी एक हो सकता है, लेकिन हमने वो ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने डिजिट ले सकते हैं? यहाँ पे भी 9 ले सकते हैं। ठीक है, अब आई सी की बारी, यहाँ पे हम कितने डिजिट ले सकते हैं? भाई टोटल 10 डिजिट थे, एक हमने यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो यहाँ पे हम 8 ले सकते हैं। अब 3 डिजिट फिक्स हो गए, तो यहाँ पे हम 7 ले सकते हैं। अब 4 डिजिट फिक्स हो गए, तो यहाँ पे हम 6 ले सकते हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे भी तो 9 9 या 10 10 ले सकते हैं। उसने बोला है ना कि अंक नहीं दोहराना। अगर हमने यहाँ पे कोई डिजिट ले लिया तो वो आगे नहीं आएगा, यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो खाली हमें इनका मल्टीप्लाई करना है बस, हमारे टोटल नंबर पॉसिबल संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, 9 नम 81 इंटू 8 इंटू 6 सत्ते 42। अब मैं यहाँ से 9 का मल्टीपल भी देख के लगा सकता हूँ, लेकिन अगर उसने ऑप्शन में 2 9 के मल्टीपल दे दिए तो मैं फंस जाऊंगा। तो इतनी देर में तो मैं पूरी मल्टीप्लाई कर लूंगा। 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। अगर मैं इसकी 42 से कर दूँ तो 48 दूनी 96, और 6 दूनी 12, और ये हो गया 8 चौक 32 का 2 हासिल लगे 3, 64 चौक 256 और 3 259। ठीक है, 6 9 2 11, 9 2 11 और एक 12 का 2 हासिल लगा, एक 25 26 और एक 27, 27,216 ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा। आगे चलेंगे। ठीक है, एन आर्चर कैन हिट ए टारगेट विद ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी, इफ द वेदर बिकम स्टॉर्मी हिज एक्यूरेसी ड्रॉप्स बाय 20%।
if he can hit the target 196 times out of 350 shots in stormy weather, what is his hit rate out of 250 shots under normal conditions? ठीक है भाई, हिंदी में पढ़ेंगे। एक तीरंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेद सकता है। चलो, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% से कम हो जाती है। भाई अगर ऐसा मौसम तूफानी हो जाए तो सही बात है, हवा चलेगी, बारिश चलेगी, तो हो सकता है भाई वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो तीर नहीं लगेगा, इधर इधर उधर हो जाएगा कहीं। ठीक, अगर वह तूफानी मौसम में 350 शॉट में से 196 बार लक्ष्य भेद सकता है, तो सामान्य परिस्थितियों में 250 शॉट में से लक्ष्य भेदने की उसकी मारक दर क्या है? ठीक है, तो सामान्य परिस्थितियों में भी, ये तो उसने कहीं नहीं बोला कि सामान्य परिस्थिति में भी 100% भेदेगा, 100% फिर भी नहीं भेदेगा। लेकिन हम अगर यहाँ पे देखें, मान लो यहाँ इस वाली कंडीशन में बारिश आ गई, भाई देखो बादल आ गए, बारिश आ गई पूरी, ठीक है, कितनी 350 में से कितनी बार लक्ष्य भेद रहा है वो? 196, 196 बार भेद रहा है। उसकी सटीकता 20% कम हो गई यहाँ पे बारिश की वजह से। अगर बारिश नहीं होती तो उसकी सटीकता 20% ज्यादा होती। 20% ज्यादा होती, इसका क्या मतलब है? 20%, ये 20% कम होने की वैल्यू है। मतलब 20% कम होने का मतलब क्या है? 5 से उसकी सटीकता 4 हो गई, ठीक है। जब उसकी सटीकता 4 होगी तो उसने कितनी बार निशाना लगाया? 196 बार। 196 मतलब कितने गुना हो गया है? ये हो गया आपका 49। कैसे किया मैंने? मुझे पता है 50 चौक 200 होते हैं, 4 घट रहा है तो 49 होगा, ठीक है। अगर उसकी सटीकता पूरी हो जाती, मतलब अगर बारिश ही नहीं पड़ती, तो उसकी ओरिजिनल सटीकता कितनी होती? 50 पंजे 250, 250 में से 5 गए 245। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ 350 में से 245 बार वो निशाना लगा देता अगर ये बारिश नहीं होती, ये वाली कंडीशन होती तब। लेकिन वो 245 तो लगाता है, 350 में से वो लगाता है 245 बार, ठीक है। हमें शॉट लगवाने कितने हैं? 250 शॉट। तो 250 शॉट में वो कितने हिट करेगा? तो क्या हम इसका रेशियो ले लें? ले लेते हैं भाई। 5 से इसको काटें 7 बार, 5 चौक 20, 5 नम 45, सीधा 7 बार कट रहा है अभी भी। 7 से काटेंगे 10 बार, 7 सत्ते 49। तो हम देखेंगे कि वो 10 में से 7 शॉट की उसकी एक्यूरेसी है विदाउट किसी स्टॉर्मी वेदर। नॉर्मल मौसम में, मतलब मस्त अगर धूप निकल रही हो, हवा आराम से मस्त चल रही हो, तो मस्त वो 7 बार निशाना लगा सकता है 10 में से। तो 10 में अगर 7 बार लगा रहा है तो 250 में कितनी बार लगाएगा? कितनी गुना हो रही है? 25 से। इधर भी 25 से गुना कर देंगे, 25 सत्ते 175। ठीक, ये आ गया हमारा 175। आगे चलें? चलो, चलो। Two persons A and B invested in a business with 1,54,000 and 1,10,000 respectively. They agree that 40% of the profit should be divided equally among them and rest is divided between them according to B, according to their invest. Sorry, ये गलत है यहाँ पे, according to their invest. If A got 2,520 rupees more than B, then find the total profit. दो व्यक्ति ए और बी एक व्यापार में क्रम से 1,54,000 और 1,10,000 की राशि निवेश करते हैं। वे सहमत होते हैं कि लाभ के 40% को उनके बीच बराबर हिस्से में बांटा जाएगा और शेष लाभ को उनके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। निवेश के अनुसार मतलब उनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे। तो ए को बी की तुलना में 2520 अधिक प्राप्त होते हैं, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले हम ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लें भाई। ठीक है, ए का कितना है? 1,54,000, बी का कितना है? 1,10,000। तो क्या मैं यहीं से 3 जीरो हटा के ले लूँ? ऑब्वियस है, लूंगा ही। 154,110, ठीक है। क्या आपको पता चल रहा है ये मैक्सिमम किस नंबर से कट रही है? अगर आप डायरेक्ट काट सकते हैं तो। भाई मुझे तो याद है 25-30 तक पढ़े, तो मुझे तो सीधा दिख रहा है एकदम कि 22 सत्ते 154 होते हैं और 22 पंजे 110 होते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो 7:5 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैच है, यहाँ पर कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इस रेशियो में पहले इसको 700 करेंगे,
फिर 500 करेंगे, फिर उसका 40% निकालेंगे, फिर उसको बराबर बराबर बांटेंगे, फिर बचे हुए 60% को उसके लाभ के अनुसार बांट देंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत इस सवाल में है नहीं। सीधा भाई लाभ कितना हुआ होगा, 100% लाभ हुआ होगा। ठीक है भाई, अब 100% अगर लाभ हुआ होगा तो 40% मान लो 100 रुपए का हुआ, या 100 यूनिट मान लो, 100 यूनिट का लाभ हुआ, 40% को उनके बीच बराबर हिस्से में बांटना है। तो 100 यूनिट का 40% कितना होगा, 40 यूनिट। 40 यूनिट भाई इन्होंने आपस में भाईचारे में बांट लिए कि भाई 20 तेरा, 20 मेरा। ठीक है ना, बचा कितना, 60 यूनिट। अब 60 यूनिट को इन्वेस्टमेंट के रेशियो में बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 7:5, मतलब टोटल कितना हो गया, 12। ठीक है, 12×5 = 60, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 का क्या मतलब, 5×7 = 35। ए लेगा 35 अपने इन्वेस्टमेंट के रेशियो में, और बी लेगा 25। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ लें, 5, 3 और 2 5, ठीक है, 4 5, अभी भी कट जाएगा ये, 9×5 = 45, 11×5 = 55। ठीक है, तो ए को कितने मिलेंगे, 11, बी को कितने मिलेंगे, 9। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए को बी की तुलना में 2520 अधिक मिलते हैं। तो कितने अधिक मिलते हैं, 2। 2 यूनिट बराबर 2520। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कुल लाभ ज्ञात कीजिए। कुल लाभ कितना है, 20। तो 20 यूनिट बराबर क्या करेंगे, एक जीरो लगा दो बस, 25,200। कुल लाभ हो जाएगा 25,200। ये आ गया आपका आंसर। ये सबसे शॉर्ट और बेस्ट मेथड थी, क्वेश्चन आपको यहाँ से शुरू करना था। ठीक है, यहाँ से सीधा इसको काट कर लिख सकते थे। आगे चलेंगे। ठीक, द एवरेज ऑफ 10 डेटा इज 56.5. In this, the average of first 3 data is 50 and the next 4 data is 60. If the 8th data is 10 less than the 9th data and also 6 less than the 10th data, then find the 8th data. ठीक है भाई, हिंदी में पढ़ेंगे। 10 आंकड़ों का औसत 56.5 है। इसमें से पहले 3 आंकड़ों का औसत 50 है, अगले 4 आंकड़ों का औसत 60 है। यदि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है और 10वें आंकड़े से 6 कम है, तो 8वां आंकड़ा ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, अब देखिए, पहले हम इनका क्या निकाल लेंगे, इनका हम योग निकाल लेंगे कि टोटल 10 संख्याओं का योग कितना है। देखिए 10 संख्याओं का औसत कितना है, 56.5। तो योग कितना हो जाएगा, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं, 56.5 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इस जीरो से ये पॉइंट नहीं हट जाएगा, हट जाएगा। तो क्या ये सीधा 565 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल। और ये पहले 3 का कितना योग आ जाएगा, पहली 3 संख्याओं का औसत कितना है, 50। तो पहली 3 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 50 × 3 150। अगले 4 आंकड़ों का एवरेज कितना है, 60। अगले 4 आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा, 60 चौक 240। ठीक है, तो पहली 7 संख्याओं का योग कितना आ गया भाई, 0 5 4 9 2 और 1 3, 390। तो जो बची हुई 3 संख्याएं हैं, मैं यहाँ पे लिख दूं, शेष 3 का योग कितना आ गया, 565 में से 390 घटा दो, 5, 16 में से 9 गए 7, 4 में से 3 गया 1। ठीक, शेष 3 संख्याओं का योग इतना है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि ये 8वां संख्या है, ये 9वीं संख्या है, ये 10वीं संख्या है। अब चाहे तो यहाँ पे एक चीज डायरेक्ट सोच सकते हैं कि 8वां आंकड़ा 9वें आंकड़े से 10 कम है, ठीक, और 10वें आंकड़े से 6 कम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यदि मैं 9वें आंकड़े में से 10 घटा दूं, चलो भाई 9वें आंकड़े में से मैं 10 घटा दूं और 10वें आंकड़े में से मैं 6 घटा दूं, तो ये ओवरऑल 8वें आंकड़े के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल मैं कितना घटा दूं, अगर मैं टोटल इसमें से 10 और 6 16, अगर मैं टोटल इसमें से 16 घटा दूं तो क्या ये 159 आ गया। अब ये 159 आ गया तो क्या, जब मैंने ये 8वें से ये 10 कम था, 10 ज्यादा था, और ये 10वां आंकड़ा 8वें से कितना ज्यादा था, 6 ज्यादा था। ठीक, तो ये जितना ज्यादा था मैंने उतना घटा दिया। अब घटा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया कि 8वां आंकड़ा, 9वां आंकड़ा और 10वां आंकड़ा बराबर हो गए तीनों। अब तीनों बराबर हो गए तो मैं इसे 3 से डिवाइड कर दूं, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 पंजे 15, 3 तिया 9। ठीक है, मतलब 8वां आंकड़ा कितना हो गया, 53। फिलहाल 9वां आंकड़ा भी 53 है और 10वां आंकड़ा भी 53 है, क्योंकि मैंने पहले 16 घटा दिया था। अगर आपसे 9वां आंकड़ा पूछ लेता तो मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा, क्योंकि 10 ज्यादा था, 63 आ जाएगा। अगर 10वां आंकड़ा पूछ लेगा तो मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा कि ये 59 हो जाएगा। ठीक,
ऐसा आप कर सकते थे खाली दिमाग में सोच के, ठीक है। ये इतना भी नहीं लिखना था, ये भी नहीं लिखना था, सीधा सीधा आपको देखना था यहाँ 10 था, यहाँ 6 था, 16 ज्यादा है, सीधा 16 घटा के 3 से डिवाइड करके मैं लगा दूंगा आंसर 53। लेकिन अगर अभी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया तो मैं एक और मेथड बता देता हूँ। एक मिनट। हाँ, पेन। यहाँ पे देखेंगे, मान लो 8वां आंकड़ा है ए, ठीक है। ये इसने क्या बोला, 8वां आंकड़ा 90 आंकड़े से 10 कम है, मतलब 9वां आंकड़ा इससे 10 ज्यादा है, मतलब ए प्लस 10। और 10वां आंकड़ा इससे 6 ज्यादा है, मतलब ए प्लस 6। तो ठीक है, अब इन तीनों आंकड़ों को अगर हम जोड़ दें तो 3a प्लस 16, तीनों का योगफल हमने कितना निकाला था, 175। ठीक है, 16 इधर जाके घट जाएगा, 3a कितना हो जाएगा, 159। तो क्या ये यही कंडीशन नहीं आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 53। ठीक है, अब ए यहाँ से निकाल दो, यहाँ 53 आ गई, यहाँ फिर इसमें 10 जोड़ोगे 63, और यहाँ और 6 जोड़ोगे तो 69। ठीक है, यहीं से भी सेम वैल्यू आएगी, लेकिन इसको किए बिना भी आप कर सकते हैं, इसको भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, हद से ज़्यादा आपको 15 सेकंड एक्स्ट्रा लेगी, बट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, आगे चलेंगे। इफ द सेलिंग प्राइस इज 3 टाइम्स एंड द कॉस्ट प्राइस 4 टाइम्स, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%। व्हाट इज द प्रेजेंट प्रॉफिट। यदि विक्रय मूल्य 3 गुना हो और लागत मूल्य 4 गुना हो जाए तो लाभ 65% हो जाएगा। वर्तमान लाभ क्या है। ऐसे क्वेश्चन में मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही सीपी और एसपी को अपनी तरफ से मान के क्वेश्चन आगे करने लगेंगे कि इसका तो हमें 4 गुना करना है, तो ऐसी कोई डिजिट मान लो जो जो 4 हो, जिसको बाद में 4 से डिवाइड कर सकूं, इसको ऐसा कुछ मान लो जो 3 से डिवाइड कर सकूं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में एग्जामिनर इतना दयालु होगा कि वो खुद ही आपको करने की जरूरत ही नहीं है ये सब। उसने लाभ कितना दिया, 65%। 65% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं 65/100 करूँ तो 13 पंजे 65, 20 पंजे 100। इसका मतलब क्या है, 20 की वस्तु हम कितने में बेच रहे हैं, 33 रुपए में। इतनी बात समझ में आई। उसने क्या कब बेच रहे हैं, अगर विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए और लागत मूल्य 4 गुना हो जाए। ये तब है जब विक्रय मूल्य ये हो गया 3 गुना और ये हो गया 4 गुना। अगर ये 4 गुना हुआ है तो ओरिजिनल कितना होगा, 5 होगा। अगर ये 3 गुना हुआ है तो ओरिजिनल कितना होगा, 11 होगा। क्योंकि 5 का 4 गुना 20 है, 11 का 4 गुना, सॉरी 11 का 3 गुना 33 है। तो आप देखेंगे ओरिजिनल में लाभ प्रतिशत कितना है, 6 है। कितने पर है, 5 पर है। कितने परसेंट है, 5 से कितनी बार जाएगा, 20, 20 120, 120% है। बस इतना क्वेश्चन था, आगे चलेंगे। When a positive number 2n is divided by 11 leaves the remainder 8, then find the remainder when 24n is divided by the same divisor। जब एक धनात्मक संख्या 2n को 11 से विभाजित किए जाने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है, ठीक, तो 24n को उसी भाजक से विभाजित किए जाने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें हम ये तो कर नहीं सकते कि मान लो 2n की जगह हमने 19 मान लिया तो इसको 11 से डिवाइड करें तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2n 19 कैसे हो जाएगा। किसी चीज़ की मल्टीप्लाई आप 2 से कर रहे हो, वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए ना। यहाँ पे तो फिर इसका 9.9.5 आ जाएगा ना, उस n का तो आगे भी यूज करना है। ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, खाली एक स्टेप आगे चले जाओ। इसको आप ऐसा कर लो, 11 दूनी 22 कर लो। ठीक है, 11 दूनी 22, 22 और 8 30। समझ गए आप, एक मिनट फिर से बता देता हूँ। हाँ, 11 एकम 11 और 8 19 पे बात नहीं बन रही, बात नहीं बननी क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर आ गया। लेकिन 11 दूनी 22 और 8 30 पर बात बन जाएगी। तो हम 2n की वैल्यू 30 मान लें, क्योंकि 30 को अगर हम 11 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 8 आ रहा है। ठीक है, तो हमने 2n को 30 मान लिया, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। n की वैल्यू आ गई 15। तो 24 × 15 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब चाहे तो पूरा मल्टीप्लाई करके डिवाइड रिमाइंडर निकाल लो, या फिर 11 दूनी 22, कितना शेष आएगा 2, 11 एकम 11 कितना शेष आएगा 4, 4 दूनी 8। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 8। आगे चलेंगे।
Dravid left a will of 50,400 for his two sons whose age are 17 and 18 years. They must get equal amounts when they are 20 years at 10% compound interest. Find the present share of younger son. द्रविड़ ने अपने दोनों बेटों के लिए जिनकी आयु 17 वर्ष और 18 वर्ष है 50,400 रुपए की वसीयत छोड़ी। उन्हें 20 वर्ष का पूरा होने पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर समान राशि मिल रही है। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक तो है छोटा बेटा सी वाला, ठीक है, बी वाला है बड़ा बेटा। अब ये जो छोटा बेटा है ये कितना है, 17 साल का है। अब 17 साल का है और 20 साल का होने पर इसे मिल जाएगी वसीयत भाई, ठीक है भाई। चक्रवृद्धि ब्याज पर उसे समान राशि मिलनी चाहिए। 20 साल का होने पर वसीयत मिल जाएगी, तो इसे कितनी वसीयत मिलेगी? 3 साल के लिए, 3 साल बाद इसे वसीयत मिलेगी, तो मतलब 3 साल का इसे ब्याज मिलेगा 11/10, 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। ये आ गया बड़ा वाला बेटा। अब बड़ा वाला बेटा कितने साल का है, 18 का, तो उसे कितने साल का ब्याज मिलेगा, 2 साल का, मतलब 11/10। इंटरेस्ट रेट तो इसके लिए भी सेम है 11/10, ठीक। मिलेगा इन्हें समान राशि, तो इसलिए मिलेगा तो बराबर ही ना, इसके 3 साल का ब्याज इसके 2 साल का ब्याज बराबर है, ठीक है। 11/10 से 11/10, 11/10 से 11/10, ठीक है। सी को इधर ले जाऊं मैं, सी को अगर मैं इधर ले जाऊं तो B/C बराबर 11/10। क्या ये बी और सी का रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का? हाँ जी बिल्कुल आ गया। तो 11 और 10 21 यूनिट। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे सवाल में, 50400। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 21 दूनी 42, 8 और 4 84, 21 चौक 84, 1 यूनिट की वैल्यू 2400। छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा ज्ञात कीजिए। छोटे बेटे की कितनी है, 10 यूनिट। अगर 10 यूनिट है तो 24 के आगे एक जीरो लगा दो, 24,000 हो गया, ठीक है, 24,000। अब मैं आपको एक एडिशनल चीज बता दूं, आपको खाली एक काम यहाँ पर करना था। काम ये है कि आपने यहाँ पे देखा कि इसको 17 साल है, इसकी एज 18 साल है, दोनों को 20 तक जाना है। 20 तक जाना है तो इसका मतलब क्या है, इसे 3 साल का मिलेगा, इसे 2 साल की मिलेगी, ठीक है। और आप एक चीज देखेंगे कि अगर इसे 2 साल का मिलेगा तो इसके 2 साल तो वैसे ही कट जाएंगे इसी से, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 साल का। तो इसका मतलब ब्याज का रेशियो भी कितने साल का रह जाएगा, 1 साल का। तो हम इसको डायरेक्ट ही लिख सकते थे कि B/C बराबर 11/10। अगर मान लो यहाँ पे 17 की जगह 16 होता, 16 होता। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कितने साल का डिफरेंस है, 2 साल का। अगर 2 साल का डिफरेंस है तो हम अब यहाँ पर सीधा 121/100 लिख सकते थे, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी हमें। आ गई बात समझ में? और एक चीज और बता दूं, दिमाग में अगर ये भी आ जाए कि क्या पता 121 छोटे का हो, 120 बड़े 100 बड़े का हो, ऐसा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 20 साल के होने के बाद दोनों को बराबर राशि मिलनी है, ठीक है भाई। बड़े वाले भाई को भी उतनी ही राशि मिलनी है, छोटे वाले भाई को भी उतनी ही राशि मिलनी है। जो बड़ा वाला भाई है तो उसको तो कुछ पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे ना, क्योंकि उसको कम टाइम का ब्याज मिलेगा। जो छोटा वाला भाई है उसको थोड़े पैसे कम भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम का, उसको ज्यादा टाइम का ब्याज मिलेगा। बड़े भाई को कम टाइम का ब्याज मिलेगा, छोटे भाई को ज्यादा टाइम का ब्याज मिलेगा। तो ठीक है, आपको यहाँ पे खाली डिफरेंस देखना है कि 1 साल का डिफरेंस है, 1 साल का डिफरेंस है, इंटरेस्ट रेट कितना है 10, फ्रैक्शन बना लो सीधा 11/10, ठीक है। अगर ये जो ज्यादा वाला अमाउंट है ये दे दो बड़े भाई को, क्योंकि वो तो बड़ा है, उसे कम साल का ब्याज मिलेगा। जो छोटा वाला भाई है उसको दे दो छोटी वाली अमाउंट, क्योंकि ये तो छोटा है, इसे ज्यादा साल का अमाउंट मिलेगा। सीधा आप ऐसे रेशियो बना सकते हैं, ठीक है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप मैक्सिमम एग्जाम में कम से कम अपनी 15 से 20 सेकंड बचा सकते हैं, ठीक। आगे चलेंगे, ठीक। Three friends A, B and C decided to divide a certain amount among them in such a way that B and C together get twice as much as A, and the amount received by B is 1/4 of the amount received by A and C together. If all of them divided 5,625 among themselves, then the amount received by B will be how much less than A share. इसका मतलब है तीन दोस्त हैं A, B और C, और कुछ पैसे उन्होंने आपस में बांट लिए।
और ऐसे बांटे कि बी और सी को ए से दुगने प्राप्त हुए, और जो बी को मिले वो ए और सी के एक चौथाई प्राप्त हुए। अगर उन सब ने अपने आप बीच में 5,625 रुपये बांटे, तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम होगी। ठीक है, अब ऐसे सवाल को कैसे करना है, देखिए पहली कंडीशन क्या दी है कि बी और सी को ए से दुगने मिले, मतलब ए बी प्लस सी। अगर ए को एक मिला तो बी और सी को कितने मिले, दो। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दी है कि बी को ए और सी से मिलने वाले राशि का एक चौथाई मिला, मतलब बी यहाँ पे है ए प्लस सी। ठीक है, बी को मिले ए और सी का एक चौथाई, मतलब अगर ए और सी को 4 मिला तो बी को मिला एक। अब आप एक चीज देखो कि यहाँ पे ए बी और सी है, यहाँ पे ए बी और सी है, खाली इन्होंने इनके बटे हुए अमाउंट का रेशियो ही तो अलग अलग तरह से दे दिया कि भाई ए को अगर एक मिला तो बी और सी को मिला के दो मिला है, और अगर बी को आप अलग करना चाहो तो मतलब बी का जो एक मिला है वो ए और सी का एक चौथाई है। लेकिन जो अमाउंट इन तीनों दोस्तों में बांटा गया है वो तो सेम ही है, चाहे यहाँ पे बांटा हो चाहे यहाँ पे बांटा हो, खाली उसको रेशियो देखने का नजरिया अलग अलग है, लेकिन अमाउंट तो सेम ही है। तो भाई अगर अमाउंट सेम है तो अमाउंट को सेम बनाओ, कैसे बनाओ, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 5, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, क्यों, अमाउंट तो सेम ही है, तो सेम बनाओ इसको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब आप देखोगे 10 और 5 15, यहाँ पर भी 15 रुपए तीनों दोस्तों के बीच में बटे हैं, यहाँ पर भी 15 रुपए तीनों दोस्तों के बीच में बटे हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसे अमाउंट हमें बराबर करने का फायदा क्या हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि इस रेशियो को अब हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज मतलब कैसे कर सकते हैं, अभी बताऊं कैसे कर सकते हैं। ए को कितने मिले 5, अब यहाँ से डायरेक्ट इसको उठा के हम लिख सकते हैं बी को कितने मिले 3। ठीक है, बी और सी को मिला के कितने मिले थे 10, बी को कितने मिले 3, मतलब सी को कितने मिले होंगे 7। अब आप सोचोगे यहाँ से उठा के नहीं रख सकते थे, नहीं यहाँ से उठा के नहीं रख सकते थे, क्योंकि यहाँ से उठा के रखने के लिए इन दोनों का योगफल बराबर होना चाहिए था, अमाउंट बराबर होना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पर बराबर किया, अब उठा के रख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर सबने अपने बीच 5,625 रुपये बांटे तो 7 और 3 10 5 15, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5,625। ठीक, तो बी के हिस्से में आने वाली रकम ए से कितनी कम होगी, बी को ए से कितने कम मिले, भाई 2 यूनिट कम मिली। ठीक, अगर 15 यूनिट है इतनी, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5,625 बटा 15 इंटू 2। ठीक है, 5 और 5 10, 6 16 और 2 18, मतलब 3 से तो कट ही रहा है और 5 से तो कट ही रहा है, तो इसका मतलब क्या पता चल गया, भाई 5 से तो पूरा कट ही रहा है, और 3 से मैंने चेक कर लिया कट रहा है कि नहीं, तो सीधा 15 से कट जाएगा। 15 तिया 45, बचा कितना 11, 112 हो गया, 15 सत्ते 105, बचा कितना 7 5 75, 15 पंजे 75, 375 गुणा 2, 300 दूनी 600, 75 दूनी 150, 600 150 750। ठीक है, आसान था, बढ़िया, आगे चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, अर्जुन रोज 40.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, इफ द रिवर इज रनिंग एट 13.5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स हिम 19 मिनट टू रो टू ए प्लेस एंड बैक, हाउ फार इज द प्लेस। क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अर्जुन शांत जल में 40.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से नाव चला रहा है, और नदी की जो स्पीड है 13.5 किलोमीटर पर घंटे की गति से बह रही है, तो उसने किसी स्थान पर जाने और लौटने में उसे 90 मिनट लगते हैं, वह स्थान कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो किसी ने देखा अर्जुन को नाव चलाते हुए, नहीं देखा, मैंने देखा है, कहाँ, ये रहा देखो, ये जा रहा है अर्जुन, मैंने ही खींचा था फोटो, ये जा रहा है ना, इधर जा रहा है, देखो ये नाव के साथ जा रहा है, तो ये जो यहाँ पे इसके नाव की स्पीड कितनी है 40.5 किलोमीटर, और ये जो यहाँ पे नदी बह रही है इसकी स्पीड कितनी है 13.5 किलोमीटर, तो ये अपनी अपनी स्पीड से भी जा रहा है और नाव की स्पीड से भी जा रहा है, तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पर ये ज़्यादा तेज से जाएगा, कितनी तेज से जाएगा, तो अगर हम इसकी नाव की स्पीड में इस पानी की स्पीड जोड़ दें तो 40 और 13 कितना होता है 53, आधा और आधा ये आ गया, कितना हो गया 54, तो भाई यहाँ पे तो ये 54 की स्पीड से जा रहा है।
ठीक है, 54 की स्पीड से जा रहा है क्योंकि वो खुद भी जा रहा है और नाव ये पानी भी जा रहा है भाई साथ साथ। ठीक है, अब ये गया भाई, जाके थक गया, बोला बस बहुत घूम लिया, अब घर जाने का मन है। तो अब ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है, लेकिन स्पीड अभी पर्टिकुलर पर्टिकुलर चीज की स्पीड चेंज नहीं हुई। मतलब अभी भी ये कोशिश कर रहा है इसको 40 40.5 से ही चलाने के लिए, और नदी भी अभी 23.5 13.5 की स्पीड से बह रही है। लेकिन अब डायरेक्शन हो गई अपोजिट। अब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसका क्या मतलब हुआ, ये तो लगा रहा है भाई इधर की साइड को जोर, नदी लगा रही है इधर की साइड को जोर। पहले क्या, पहले दोनों सेम साइड को जोर लगा रहे थे तो एक दूसरे का साथ दे रहे थे, लेकिन नदी बोल रही है कि तू इधर चल, ये बोल रहा है नहीं मैं तो घर जाऊंगा। तो ठीक है, अब दोनों की साइड अपोजिट हो गई। अब अपोजिट हो गई तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। तो 40.5 माइनस 13.5 कितना आ जाएगा, 27। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि यदि नाव धारा की गति में जाती है तो हम स्पीड को क्यों जोड़ते हैं, और यदि अपोजिट डायरेक्शन में वापस आती है तो हम स्पीड को क्यों घटाते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, आप सबको इतना पता है कि यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो होती है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर टाइम स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब मतलब ये होता है कि एक अगर फिक्स डिस्टेंस पे आपको जाना है तो आप स्पीड जितनी बढ़ाओगे टाइम उतना कम लगेगा। ऑब्वियस है ना, आप 40 की स्पीड से जाओगे तो जितना टाइम लगेगा, आप 60 की से जाओगे तो उतना कम ही लगेगा। ठीक है, आप जितनी धीरे कम स्पीड से जाओगे टाइम उतना ज़्यादा लगेगा। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, स्पीड। जब वो गया दिशा में, नाव की दिशा में, कैसे, ऐसे भाई नाव की दिशा में जा रहा था भाई, तो मस्त ये भी जा रहा है इधर से और इधर से नदी भी साथ साथ जा रही है कि चल भाई। ठीक है, तो कितने की स्पीड से गया था, 54 की। लेकिन जब आ रहा था तो नदी इधर जा रही है, लेकिन ये भाई इधर आ रहा है, तो कितनी स्पीड की फिर हो गई थी, 27। तो मतलब पहले स्पीड थी 54, फिर हो गई 27। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 27 की स्पीड से गया, सॉरी एक मिनट। 54 की स्पीड से गया नदी के साथ, 27 की स्पीड से वापस आ गया। टाइम, तो उसे जाने में कितना टाइम लगा होगा, जाने में लगा होगा 1 यूनिट का टाइम और आने में लगा होगा 2 यूनिट का टाइम। कैसे, मैंने इनका रेशियो ले लिया ना, इसको अगर ये 2 बार जाएगा 27 से काट दूंगी 1 बार जाएगा, आप देखोगे स्पीड कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ेगा। ठीक है ना, स्पीड कम हो गई तो टाइम बढ़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि स्पीड और टाइम क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या हिंदी में बोलूँ तो व्युत्क्रमानुपाती। आ गई बात समझ। अब क्या बोला है उसने, उसे किसी स्थान पर जाने और वापस लौटने में कितने मिनट लगते हैं, 90 मिनट। हमारे हिसाब से कितने यूनिट लगे होंगे, 3 यूनिट लगे। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 90 मिनट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 30 मिनट हो गई, मतलब यहाँ उसको 30 मिनट लगे और यहाँ उसको 1 घंटा लगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको क्या ये चीज समझ पा रहे हो कि जब वो गया था 54 की स्पीड से तो वो 30 मिनट में पहुंच गया। तो अगर कोई बंदा 54 की स्पीड से जाता है और आधे घंटे में पहुंच जाता है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि 27 होगी, क्योंकि 54 की स्पीड से गया, 1 घंटे में पहुंचता तो 54 ही होती, आधे में गया तो 27 पहुंच गई। या आप इधर से देखो, वो 27 की स्पीड से वापस आया और 1 घंटे में वापस आ गया, तो कितने की दूरी होगी, 27। ठीक है, तो आप चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो, डिस्टेंस तो टोटल 27 ही आएगी। ठीक है, तो आंसर हो गया 27। आई होप ये क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आया होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा कि धारा की दिशा में जाते हैं या धारा की दिशा में वापस आते हैं, तो कॉन्सेप्ट या चीजें कैसे काम करती हैं। ठीक, आगे चलेंगे। ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार खुद से ट्राई करेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है और अच्छा क्वेश्चन है।
इसको मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं या फिर वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फिगर ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग ए राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट इट्स हाइपोटेन्यूज assuming the base and height of the triangle are 7 मीटर एंड 24 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास घूर्णन करने पर प्राप्त आकृति के परिमाण का पता लगाए, यह मानते हुए कि त्रिकोण का आधार और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर और 24 मीटर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। ये हो गया भाई राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे हो गया राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे हो गया राइट एंगल। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आधार है 7 मीटर, ठीक है। अब ऊंचाई कितनी होगी, 24 मीटर। अगर आप थोड़ी सी भी ज्योमेट्री पढ़ी है तो आपको ट्रिपलेट के बारे में पता होगा, अगर नहीं भी पढ़ी तो कोई बात नहीं। 7 24 और ट्रिपलेट होती है 25। ट्रिपलेट मतलब ट्रिपलेट होती है 3 4 5, इसका मतलब 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर आएगा। 6 8 10 मतलब 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। और क्या होती है 5 12 13 मतलब 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 13 का स्क्वायर आएगा। ऐसे ही अगर 24 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 7 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 25 का स्क्वायर आएगा। ये होती है ट्रिपलेट। अब उसने क्या बोला है, कर्ण के आसपास घूर्णन करने पर मतलब रिवॉल्व करना है इसको इसके हाइपोटेनस के आसपास, ठीक है। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाऊं तो जैसे ये कर्ण है ऐसे टेढ़ा कर लिया, क्या मैं इसको सीधा कर लूं थोड़ी देर के लिए, एक मिनट है। जस्ट मिनट। हाँ, ये मैं इसको ऐसे सीधा कर लूँ और इसको ऐसे कर लूँ और इसको ऐसे कर लूँ, क्या अब भी ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री। आपका नजरिया होना चाहिए देखने का, ऐसे टेढ़ा होकर देखो, है गर्दन घुमा के देखो। जैसे इसको सीधा देख रहे हो ना, इसको ऐसे गर्दन घुमा के देखो। ये 7 ही अब भी, ये अब भी 24 है और ये अब भी 25 है। हमें क्या कर्ण के उसके कर्ण के चारों तरफ घुमाना है ना इसको, तो मैंने कर्ण सीधा कर लिया जिससे आपको आसानी हो इमेजिन करने में। अब आप सोचो ये एक डंडा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे खींच रहा हूँ, जरूरत है नहीं, खाली समझाने के लिए। अब आप अगर इस डंडे को पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ये ऐसे घूमेगा गोल गोल, क्या ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, ऑब्वियस है घूमेगा। अगर ये घूमेगा या फिर जैसे वो हाथ वाला पंखा नहीं होता, कहीं कहीं गांव में यूज करते हैं हाथ वाला पंखा, उसको डंडी से पकड़ के घुमाते हैं ना, ऐसे ही ये घूमेगा। तो जब जिस टाइम पे ये घूम रहा होगा तो आपको कैसी आकृति दिखाई देगी, क्या ऐसी आकृति दिखाई नहीं देगी, गोल गोल ऐसी आकृति दिखाई देगी गोल गोल। और जब ये ऐसे घूम रहा होगा और तेज से घूम रहा होगा तो ऐसी आकृति दिखाई नहीं देगी, ऐसी आकृति नहीं दिखाई देगी, ऐसे करके दिखाई देगी, ठीक। अगर अब आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर इस इतनी चीज को ध्यान से देखोगे तो क्या आप ये देख पा रहे हो कि ये एक शंकु बन गया। शंकु कैसा होता है, ऐसे तो होता है शंकु। तो आप देख रहे हो ये एक शंकु बन गया और इसी का अपोजिट उल्टी साइड में एक शंकु बन गया। बोलोगे कैसे, तो आप इमेजिन करो ऐसे, ठीक है। ये देखिए ट्रायंगल ऐसा था, ये ट्रायंगल ऐसा था, एक मिनट, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो ये ट्रायंगल ऐसा था, ऐसा हमें सवाल में बताया। हमने खाली इमेजिन करने के लिए इसको सीधा कर लिया, हाइपोटेनस को सीधा कर लिया क्योंकि हमें हाइपोटेनस पे घुमाना है। अब हमने इसको सीधा कर लिया, अब इसको हमने ऐसे गोल गोल घुमाया। अब गोल गोल घुमाया तो ऐसे आंख बंद करके सोच के देखो, गोल गोल घुमाओगे जैसे पंखा घुमाते हैं वो हाथ वाला, गर्मियों में यूज नहीं करते हाथ वाला, वो पंखा घुमाते हैं तो हमें क्या गोला सा बना डिजाइन नहीं दिखता। तो ये तो ट्राइंगल है, तो ये क्या हमें ऐसा सा बन के डिजाइन नहीं दिखाई देगा, जैसे ये बना ऐसा ऊपर ऐसे नीचे, देखो तो ऐसे दिखाई नहीं देगा डिजाइन बना हुआ, ठीक है। दिखाई देगा ना, ये सेम ही फिगर है। मैं बताऊं कैसे, ऐसे, यही हमारा हाइपोटेनस है जो हमने सीधा किया, ठीक है। ये सीधा जो किया हमने ये हाइपो, दूसरा कलर लेता हूँ। हम्म, ये हमारा हाइपोटेनस है जो हमने सीधा कर लिया, ठीक है। और ये यहाँ पे हमारा राइट एंगल बन रहा था, ठीक है। फिगर तो ये वही है, वही फिगर है ना सेम। बस अब ये क्या है, हमने इसको घुमा दिया तो हम यहाँ से क्लियर देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या बन गया, ये दो शंकु बन गए,
ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। तो हम इसमें से किसी भी एक शंकु का आयतन निकाल के डबल कर दे तो दो शंकु बन जाएंगे, ऑब्वियस है बन जाएंगे। चलिए, अब शंकु के लिए सबसे बड़ी चीज क्या चाहिए, इसकी रेडियस। अब रेडियस कैसे निकलती है, रेडियस हमें निकालनी है ये, एक मिनट, हाँ रेडियस हमें निकालनी है ये निकालनी है रेडियस। ये कहाँ से आएगी, ये है क्या चीज, ये 90 डिग्री एंगल से हाइपोटेनस पर परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस परपेंडिकुलर को यहाँ पे डालूँ तो ये रहा, अरे भाई ये यही तो है, ये यही तो है। खाली मैंने इधर टेढ़ा कर लिया और यहाँ पे इसको क्या कर लिया, सीधा कर लिया। तो ये जो है ये यही तो है। तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, शायद कुछ बच्चों को याद हो कुछ बच्चों को ना हो, लेकिन ज्योमेट्री में तो अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, हो सकता है आपको पता ही हो। इसकी मल्टीप्लाई इंटू इसकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाई ये, मतलब 24 इंटू 7/25। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है इसका, इस परपेंडिकुलर को निकालने का। तो क्या यही परपेंडिकुलर इसकी शंकु की रेडियस नहीं होगी, क्या यही परपेंडिकुलर रेडियस नहीं होगी शंकु की, यहाँ पे देख लो, क्या यही परपेंडिकुलर रेडियस नहीं होगी शंकु की, हो गई ना, बिल्कुल हो गई। अब बोलोगे हाइट क्या हो गई, अब बताऊं हाइट क्या हो गई, एक मिनट, हाइट ये हो गई, ये हाइट हो गई। कैसे हो गई हाइट, यहाँ पे कितना था, 25 था ना। अब इसको टेढ़ा, यहाँ पे तो टेढ़ा था, हमने इसको सीधा कर लिया। अब ये क्या 25 का आधा नहीं हो गया, क्योंकि आधी हाइट तो नीचे चलेगी, आधी हाइट रहेगी। तो हाइट कितनी हो गई, 25/2। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। शंकु के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हम इंटू, ये फॉर्मूला होता है लेकिन हम इंटू 2 करेंगे, क्योंकि एक ऊपर वाला शंकु है एक नीचे वाला शंकु है। ठीक है, यहाँ से ऊपर नीचे दो शंकु है। ठीक है, चलिए 1/3 इंटू पाई, पाई को छूना नहीं क्योंकि आंसर में उसने पाई दे रखा, उसको पता था पहले ही सवाल इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो आगे नहीं करेगा। पाई को, पाई की वैल्यू सीधी, और हमारी आर की वैल्यू कितनी आई, 24 × 7 मतलब 168/25। ठीक है, 168/25 इंटू 168/25 इंटू एच कितना आ गया हमारा, 25/2 इंटू 2। ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब सीधा में क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा कैलकुलेशन करनी है बस। इस एक दो से एक दो गया, इस 25 से ये 25 गया, 3 से कितनी बार गया, 3×5 = 15, 3×6 = 18। ठीक है, अब आप देखेंगे तो नीचे क्या बचा, 25। सारे ऑप्शन के नीचे 25 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, खाली 56 की गुणा 168 से करनी है। तो 168 गुणा 56, वो भी मैं आराम से कर ले जाऊंगा। कैसे, क्योंकि मुझे 16 का पहाड़ा आता है, 16 का पहाड़ा आता है, गुणा तो 56 से कर रहे हैं। इसकी जरूरत पड़ेगी ना, कैसे पड़ेगी अभी देखो। 6×8 = 48 का 8, हासिल लगे 4, 16×96 और 4 100, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगा ना 100। 8×5 = 40 का 0, हासिल लगे 4, 16×5 = 80 और 4 84। ठीक है, अब मैं इसको जोड़ लूँ तो 8049, तो कितना आ गया 9408। तो 9408 अपॉन 25, और अभी पाई भी तो रह गया, ये आ गया पाई। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9408/25, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया हो तो दो बार कम से कम इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देखना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यही वो क्वेश्चन है जो आपको बाकी बच्चों से एज दिलाएंगे आगे निकलने, क्योंकि आधे बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे कि अगर कर्ण के चारों तरफ घूमना है तो किस तरह से तो हमें रेडियस निकालनी है, किस तरह से हमें हाइट निकालना है। इवन ये शायद ना पता हो कि ये आकृति कौन सी बनेगी। अगर हमने ऐसे करके कर्ण के चारों तरफ घुमा दिया तो आकृति कौन बनेगी, या एक कौन बनेगा, दो कौन बनेगा, कई बच्चे तो एक कौन बना देंगे। ठीक है, तो इतना आप अगर आपको पता है तो आपको ये बाकी बच्चों से एज दिला सकता है। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं, आप जैसे यहाँ पे कर रहे थे 56, 168 × 56 किया, तो आपको यहाँ से पता चल गया था यूनिट डिजिट 8 आएगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, दूसरी चीज आपको पता चल गया 168 में क्या आता है 3, तो 3 का एक ही मल्टीपल था।
चाहते तो ये सब भी नहीं करते, खाली 3 के मल्टीपल से कर सकते थे, लेकिन मैं पर्सनली एग्जाम में इतनी देर में मैं ये सोचता, इतनी देर में मैं कर लेता। हालांकि बहुत से टीचर बताते हैं कि 3 का मल्टीपल देख के कर लो, लेकिन मैं तो पर्सनली एग्जाम में इतना ही पूरा करता हूँ, कुछ नहीं जाता 5 सेकंड में, हालांकि श्योरिटी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चलिए। The 17th and the first terms of an AP are 315 and 251 respectively. Find the sum up to, ये 6 नहीं है, सॉरी, 24 टर्म्स। एक समानता श्रेणी का 17वां पद और पहला पद क्रम से 315 और 251 है। 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, समानता श्रेणी की कैसी होती है, हालांकि पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जैसे पहला पद है ए, तो अगला पद क्या होगा, ए प्लस डी, कोई भी नंबर जोड़ दिया हमने, ए प्लस 2d, फिर हमने वही नंबर जोड़ा, ए प्लस 3d, फिर हमने वही नंबर जोड़ा, ए प्लस 4d, फिर वही नंबर जोड़ा। तो हर बार एक पर्टिकुलर नंबर जोड़ते हैं। ठीक है, ये होती है समानता श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब क्या बोला इसने, पहला पद कितना है 251, ए कितना हो गया भाई 251, 17वां पद कितना है 315। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर ए प्लस 17d लिख देंगे और लिख देंगे 315, लेकिन ऐसा नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, अभी बताते हैं क्यों नहीं करना था। ऐसा इसलिए नहीं करना था क्योंकि अगर 17वां बोला है तो 17d नहीं आएगा, 16d आएगा। 16d क्यों आएगा, क्योंकि पहला पद तो ए है ना, दूसरे पद में 1d है, तीसरे में 2d है, चौथे में 3d है, पांचवे में 4d है, तो 17वें में कितने डी होंगे, 16d होंगे। आई मेरी बात समझ। ठीक है, इसमें से इसे घटा दे तो क्या आएगा, 16d इज इक्वल टू, 5 में से 1 गया 4 और 31 में से 6 गए 25, 31 में से 25 गए 6। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, 24 पदों तक का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, बता दूं क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यूपीएसआई के लिए ये फॉर्मूला तो आंख बंद करके रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सीधा कुछ नहीं सोचना, आंख बंद करके फॉर्मूला रटो। जहाँ पे n क्या है, कितने पद हैं 24, 24/2 करना है 12 हो गया। a क्या है, शुरू वाली संख्या जहां से शुरू होता है, उसने हमें दे ही दिया था, पहला पद कितना है 251, 251 प्लस n-1 क्या है, n कितना है 24, 24 में से 1 गया 23, डी कितना है, डी हमने निकाल लिया, ये रहा 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 12, 251, सॉरी 251 और 23 चौक 92, 2 रे 3, 25 अन्नो 34। ठीक है ना, 12 गुणा 343। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12 तिया, कहीं पे गड़बड़ की क्या, ये हो गया n/2, 24 का आधा 12, 2a, 2a। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये 2a है, एक मिनट, जल्दी में थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये यहाँ पे क्या है फॉर्मूले में 2a, तो 2a कितना है 251 का दुगना करेंगे ना, एक और एक 2, 25 और 2 50। ठीक है, 502, तो 502 और 92, 12 इंटू 594। ठीक है, 9, 5 4 9 9, चाहो तो 9 का मल्टीपल देख सकते हैं, 8 और 1 9, 7 2 9, ये नहीं होगा, 8 और 1 9, और ये कितना होगा 8 6 14, 4 18, ये नहीं होगा, 8 6 14, 14 12 26, ये नहीं होगा। आंसर ये होगा सीधा 9 के मल्टीपल से, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल है। करके देखें तो 12 चौक 48 का 88 लगे 4, 12 9 108 4, 112 का 2 से लगे 11, 12 पंजे 60 और 11 71। ठीक है, ऑप्शन ए। आखिरी क्वेश्चन आज का। ठीक है, व्हेन ए नंबर डिवाइडेड बाय 7991 gives the remainder 89, what will be the remainder when the same number divided by 61? एक संख्या को 7991 से डिवाइड करने पर शेषफल 89 प्राप्त होता है, उस संख्या को 61 से डिवाइड करने पर क्या होगा।
पहली चीज तो यह है कि हम 7991 में अगर 89 को जोड़ दें पहले, फिर उसको 61 से डिवाइड करके देख लें कि क्या आएगा। या फिर दूसरी चीज ये है कि जनरली इस ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि ये जो नंबर देगा, वो मैंने तो आज तक देखा नहीं ऐसा कि ये नंबर इससे डिवाइड ना होने वाला दिया हो। हमेशा ये नंबर जो देगा इससे डिवाइड होने वाला ही देगा। ठीक है, हमेशा ये नंबर इससे डिवाइड होने वाला ही देगा। ठीक है, अगर ये वाला नंबर 61 से पूरा डिवाइड होगा तो शेष 89 भी सेम 61 के केस में आएगा, लेकिन 89 को अभी हम 61 से एक बार और डिवाइड कर सकते हैं। 9 में से 1 गया 8, 8 में 6 गए 2, तो 69 से डिवाइड करने पर शेषफल कितना आएगा? 28। ठीक, ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन। ठीक, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ये सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं थे, एकदम हल्के क्वेश्चन नहीं थे कि आप इन क्वेश्चन को मतलब 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में या 25 मिनट में कर पाए। मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअली टफ क्वेश्चन ही छांट के लाया था, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो आपने हर एक मॉक में हर जगह कर लिया होगा, लेकिन उसमें से जो प्रोडक्टिव क्वेश्चन है वो तो कुछ ही निकलते होंगे ना। तो उन 4-5 मॉक टेस्ट का निचोड़ जो एक होता है, जो है चीज कि हाँ ये सीखने लायक है, ये वो ही चीज मैं इस वीडियो में सारे क्वेश्चन डाल के ले आया। तो आप अगर 4-5 मॉक देंगे और उनसे जितना सीखेंगे उतना ही आपने आज के 20 क्वेश्चन में सीखा होगा। और हो सकता है इसलिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन को कराने से ज़्यादा उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसीलिए मैं अलग अलग तरह के पिक्चर भी लाया, इसीलिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। आप खाली क्वेश्चन करेंगे तो आप एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो उस कॉन्सेप्ट के आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो प्लीज जरूर से कमेंट करें और लेट मी नो कि क्या डाउट है आपको। ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।